हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चौथी वीडियो में। इससे पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे दोनों बुक्स के, और एक इससे पिछली जो वीडियो आई थी मैंने उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कराए थे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक की। और ये वाली जो वीडियो है मेरी, इसमें मैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो देख लें और उसके बाद ये वीडियोज़ देखें और हमारी इस सीरीज़ से जुड़ जाएँ, क्योंकि मेरी इस सीरीज़ में सब कुछ एग्जाम से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वाली बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि नेम द लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हु वाज पॉपुलरली नॉन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी बेसिकली सीमांत गांधी को कहा जाता है, और सीमांत गांधी जो थे आपके वो पाकिस्तान ही सीमा प्रांत के एक बहुत ही फेमस लीडर थे, और ये जो थे इंडिया पाकिस्तान को अलग नहीं होने देना चाह रहे थे और इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। और जो फ्रंटियर गांधी है और जो सीमांत गांधी है वो एक ही व्यक्ति का नाम था, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, नेम द लीडर हु प्ले अ हिस्टोरिक रोल इन द इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। तो जो भी प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो भी रजवाड़े थे उन सभी को भारत में जोड़ने वाले नेता का हमें नाम बताना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। तो आप सभी को पता है कि भारत में स्टार्टिंग में जो राज्य थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे और बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे। उन सभी क्षेत्रों को छोटे छोटे राज्यों में कन्वर्ट किया गया या फिर उनको बांटा गया, और वो काम किया था भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। और 1953 में जब ये आया था एसआरसी, तो इसने सिफारिश ये करी थी कि जो भी राज्य हैं उन राज्यों की जो सीमाएं होंगी, जो भी बाउंड्रीज होंगी, वो वहाँ की भाषा के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। तो यही इसकी रिकमेंडेशन थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग। तो देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित करी गई एक सिद्धांत था द्विराष्ट्र सिद्धांत, बेसिकली जिसको टू नेशन थ्योरी कहते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग ने कहा था कि जो भारत है, भारत उस समय का जिस टाइम भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, कि भारत जो आपका है 2 अलग अलग समुदायों का देश है, हिंदू और मुस्लिम, और इस हिसाब से जो भी मुस्लिम लोग हैं उनको एक अलग देश मिलना चाहिए पाकिस्तान, और इसी की उन्होंने वकालत करी थी। और इसी आधार पर बाद में माउंटबेटन ने धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा किया और पाकिस्तान नामक एक अलग देश बना। बेसिकली पाकिस्तान उस टाइम 2 बने थे, जो कि आज के समय का जो आप बांग्लादेश देखते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान था, और जो अभी का जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, और भारत अभी जो हिंदुओं का देश था। तो इस तरीके से द्विराष्ट्र सिद्धांत के जरिए भारत को अलग अलग बांटा गया था, और यही आपका टू नेशन थ्योरी है। अगला क्वेश्चन है, विच 4 प्रिंसली स्टेट इनिशियली रजिस्टर्ड ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन। तो भारत में पहली बात तो 565 रजवाड़े थे, लेकिन उन 565 रजवाड़ों में बहुत सारे रजवाड़े ऐसे भी थे जो मिलने से मना कर रहे थे, और जिनमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई वो 4 थी भाई, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। कश्मीर वाला मुद्दा अभी कुछ समय पहले सुलझाया गया, मणिपुर सबसे पहले सुलझा दिया गया था, हैदराबाद भी जो वहाँ का निज़ाम था उसके ज़रिए सुलझा लिया गया, और जो जूनागढ़ के थे महाबत अली खान वो भाग गए थे पाकिस्तान, खैर तो उसको भी सुलझा लिया गया था। लेकिन इन चारों में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली थी। ओके, और इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मना किया था कि हमें भारत के साथ नहीं मिलना है, क्योंकि इनको आज़ादी थी कि भाई आपको मिलना है या नहीं मिलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन कांग्रेस वन द मोस्ट सीट्स, विच पार्टी वाज द सेकंड लार्जेस्ट। तो देखिए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो आपके हुए थे 1952 में, उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी आपकी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई थी। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन सी थी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ जो आपकी पार्टी है, जो बेसिकली एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती पार्टी है, यही पार्टी आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बनी। इस पार्टी के संस्थापक जो थे आपके वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने अक्टूबर 21 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी 1951। एक बात और ध्यान रखें कि सबसे पुरानी जो पार्टी है भारत की वो 1885 में कांग्रेस पार्टी है। 1885 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी गई थी, दिसंबर 1885, 1885 कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, मतलब देश के आज़ाद होने से बहुत समय पहले। खैर, अगला क्वेश्चन आपका, विच पॉलिटिकल पार्टी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। देखिए, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन ये अभी भी एक पार्टी की वो है, विचारधारा है। कौन सा है वो, भारतीय जनता पार्टी। तो सेम यही पार्टी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उसकी भी जो विचारधारा थी वो ऐसी ही थी, उन्होंने भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू दी लोकसभा हेल्ड। तो पहला जो आपका लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन बेसिकली उनको कहा जाता है, वो 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने कम से कम 364 सीटें जीती थी। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने 16 सीटें जीती थी।
अगला क्वेश्चन आपका, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन एंड व्हेन डिड इट कम इनटू अफेक्ट। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपका साइन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और हस्ताक्षरित भी हुआ था और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज बॉम्बे प्लान। तो देखिए बॉम्बे प्लान जो आपका है वो एक जो भी उद्योगपति थे, अभी आपने नाम भी सुनेंगे, टाटा सुना होगा, बिरला सुना होगा, ऐसे बहुत बड़े उद्योगपति थे बेसिकली बॉम्बे के थे वो। उन लोगों ने ही एक ढांचा बनाया था कि भाई इस तरीके से हमें देश का विकास करना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट भी और जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। उसी को बॉम्बे प्लान कहा गया था जो कि 1944 में लाया था। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट पीसी महालनोबिस और बेसिकली हु वाज पीसी महालनोबिस। तो अगर आपने दूसरी पंचवर्षीय योजना सुनी थी तो दूसरी पंचवर्षीय के योजनाकार जो थे वो पीसी महालनोबिस थे। ये सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 में बेसिकली इसकी स्थापना करी थी और इन्होंने भारत के विकास में बहुत ही बड़े स्तर पर एक तरीके से साथ दिया था और औद्योगिकरण को बढ़ावा था। सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं, जो भी मतलब गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ावा दिया था। और जो आपकी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर थी भाई, इंडस्ट्री पर थी। तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि भाई हमें किस टाइप की जो इंडस्ट्री वगैरह है लगानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए। तो वो इसके जो थे योजनाकार थे। तो यही थे हमारे पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज पॉपुलरली नॉन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन जो आपका है वो दूध की क्रांति से जुड़ा हुआ है और इन्होंने ही अमूल, आपने नाम सुना होगा, दूध की जो कंपनी है, इसी की इन्होंने शुरुआत करी थी, जो कि आपका गुजरात का एक गांव था आनंद, वहाँ से, गुजरात का जिला था बेसिकली, वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत करी थी और बहुत सारे जो दूध वाले थे उनको जोड़ा था और फिर ये आगे बढ़ के कहानी बढ़ी। जो कि अमूल, आपने दूध का नाम सुना ही होगा, वो इन्हीं ने स्टार्ट किया था और इन्हीं को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वर्गीस कुरियन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच टू ऑब्जेक्टिव डिड नेहरू विश टू अचीव थ्रू नॉन अलाइनमेंट। तो देखिए जो प्रधानमंत्री नेहरू थे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट के जरिए कौन से दो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करी थी बेसिकली। तो पहली जो प्राप्ति थी नॉन अलाइनमेंट के जरिए कि जो भी हमारी सवर्निटी है, जो भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, बेसिकली कि हम अपने फैसले स्वयं ले, हमारे जो क्षेत्र हैं उसके ऊपर कोई कब्जा ना करें। एक तो ये उन्होंने लक्ष्य रखा था कि भाई हम जो नॉन अलाइनमेंट में जुड़ रहे हैं, पहली जो चीज़ ये होगी, और दूसरा ये होगा कि जो भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो बहुत ही तेज गति से बढ़े। तो ये उनके दो कहते हैं ऑब्जेक्टिव थे थ्रू नॉन अलाइनमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हेन डिड सम पॉलिटिकल ग्रुप इन इंडिया वांट क्लोजर, व्हेन नहीं है वाई है, सॉरी, व्हाई डिड सम पॉलिटिकल ग्रुप्स इन इंडिया वांट क्लोजर टाइज विद द यूएस। यानी कि देखिए आप सभी को पता है कि भारत के जो सबसे बढ़िया संबंध है वो रशिया से बताए जाते हैं, लेकिन भारत में कुछ दल ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि हमें यूएस के साथ में देना चाहिए और उनका मेन कारण यही था, वही क्वेश्चन आपका, कि कुछ दल क्यों अमेरिका से दोस्ती चाह रहे थे। तो उसका मेन कारण ये था कि अमेरिका भी क्या था भाई, लोकतंत्र समर्थक था और अगर भारत यूएसए के साथ जुड़ता तो हमारा विकास और तेज गति से होता, हमारे पास बढ़िया टेक्नोलॉजी वगैरह होती। तो ऐसा कुछ पार्टीज का मानना था। हालांकि अभी भी अगर देखा जाता है तो इंडिया और रशिया का रिलेशन जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया बताया जाता है। अगर अभी आपने देखा भी होगा कि अभी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, ट्रम्प है, लेकिन वो जैसी नीतियाँ लेकर के आ रहे हैं उससे थोड़ा बहुत भारत को खतरा हो रहा है। लेकिन वही अगर आप रशिया को देखेंगे तो रशिया ऐसी नीतियाँ नहीं लाता है जिससे भारत को खतरा हो। ओके, खैर, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चाहती हैं अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हों और कुछ पॉलिटिकल ऐसी थी जो यूएसएसआर बेसिकली रशिया के साथ चाहते थे। हालांकि रशिया से हमारे संबंध जो है आज के समय में बहुत ही बढ़िया बताए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो आपका है वो क्या है। तो देखिए ये जो आपका एक संगठन है जिसका जो मेन काम है कि जो भी आप ये क्या कहते हैं एटॉमिक एनर्जी है, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका हमें जो यूज़ करना चाहिए वो पीसफुल तरीके से करना चाहिए और इसका इस्तेमाल हमें सेना वगैरह में नहीं करना चाहिए, किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ की जो जाँच है या फिर इन सब चीज़ों को देखता है, फिर जो इसको सर्विलांस करता है वो कौन करता है भाई, आपका IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज पंचशील मीन। देखिए पंचशील जो आपका है वो समझौता था जो 1954 में हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री थे और चीन के भी एक नेता थे, उनके बीच में समझौता हुआ था। पंचशील समझौता कहा जाता है भारत और चीन के बीच में, जिसमें 5 अलग अलग सिद्धांतों पर इनके बीच में समझौता हुआ था। समझौते में ये सब बातें थी कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके 5 टोटल सिद्धांत थे जिसको लेकर के भारत और चाइना के बीच में समझौता हुआ था। और यहाँ से ऐसा समझिए कि भारत और चीन के बीच के
जो रिश्ते थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होना स्टार्ट हो गए थे। 1954 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और जो आपने वर्ड भी सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई, वो इसी टाइम ही आया था पंचशील के टाइम पर, क्योंकि नेहरू जो थे प्रधानमंत्री नेहरू, वो चीन को लेकर के मतलब उनके मन में ऐसा विचार था कि भाई चीन जो है हमारा काफ़ी बढ़िया दोस्त है और हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि 54 के बाद जो 62 में हमला हुआ वो थोड़ा सा खतरे वाला साबित हुआ, हमें बहुत सारी ज़मीनें हमने खो दी, हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे और इसका सदमा लगा था किसको, नेहरू को। खैर, तो पंचशील समझौता केवल यही था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कहानी बता दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच मेजर फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंदिरा गांधीज ड्रामेटिक विक्ट्री इन द 1971 इलेक्शन। तो सबसे बड़ा फैक्टर पूछा जा रहा है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जो बहुत ही बढ़िया तरीके, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त नहीं होता जबरदस्त होता है, आप ये ध्यान रखें, तो जबरदस्त तरीके से जो जीती थी उसके पीछे मुख्य कारण क्या था। तो उन्होंने जो नारा दिया था 1971 के इलेक्शन के टाइम पर, गरीबी हटाओ, इसके जरिए क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था, जो भी लैंडलेस लेबर्स थे, दलित से, आदिवासी थे, माइनॉरिटीज थी, वुमेन्स थी, जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, वो सभी के सभी क्या हुआ, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया। और इसीलिए जो वहां पर जो जीत हुई वो काफी ज्यादा जबरदस्त जीत बताई जाती है 1971 में, क्योंकि इससे पहले वाला जो इलेक्शन हुआ था 1967 वाला, वहां पर बहुत सारी सीटें जो थी कांग्रेस हारी थी और उसमें 154 के 50 के आसपास में उसको सीटें मिली थी, है ना। कौन से वाले में, 67 वाले में, जो चौथा आम चुनाव हुआ था। लेकिन जो पांचवा वाला हुआ 1971 वाला, उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जीत करके आती, इसीलिए इसको ड्रामेटिक विक्ट्री भी कहा जाता है, जबरदस्त जीत भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टू पॉलिटिकल पार्टी वर मेजर पार्टनर्स इन द रूलिंग अलायंस आफ्टर द 1971 जनरल इलेक्शन। तो 1971 के समय में कांग्रेस आर यानी कि रिक्विजनिस्ट, जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का बंटवारा हो गया था 1969 के बाद से, और उसके बाद ही क्या हुआ था कि कांग्रेस दो अलग अलग हिस्सों में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो पहले वाले पुराने नेता थे, पावरफुल नेता थे, वो उसमें रह गए, और कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्विजनिस्ट जो है इंदिरा गांधी की पार्टी थी बेसिकली, वो और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मिलकर के चुनाव लड़ते हैं 1971 में। तो इन दोनों का गठबंधन यहां पर देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस ओ एंड आर आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो ओ जो आपका है वो किसके द्वारा है, सिंडिकेट द्वारा, वही मैंने बताया जो आपको, जो पावरफुल नेता थे, जो पुराने नेता थे, उन्होंने कांग्रेस ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया, और कांग्रेस आर जो आपका है रिक्विजनिस्ट कहा जाता है इसको, रिक्विजनिस्ट ध्यान रखें, रिक्विजनिस्ट जो आपका था वो इंदिरा गांधी इसको लीड कर रही थी 1971 के चुनाव में। हालांकि कुछ समय बाद कांग्रेस ओ खत्म हो गई, तो अभी एक ही कांग्रेस बची हुई है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, Who was the official Congress candidate for the post of the President of India in 1969। तो कांग्रेस का ऑफिशियल प्रेसिडेंट बेसिकली प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो खड़ा हुआ था, तो कांग्रेस ओ की तरफ जो खड़े हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। हालांकि वो कांग्रेस ओ नहीं कहा जाएगा, वो केवल कांग्रेस कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ओ जो है इसी इलेक्शन के बाद बनी थी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे, और इसी के विरोध में कांग्रेस से ही इंदिरा गांधी ने एक नेता को खड़ा किया, जिनका नाम था डॉक्टर VV गिरी, वेंकट गिरी करके नाम था उनका, डॉक्टर VV गिरी। और वेंकट गिरी जो है, डॉक्टर VV गिरी उसमें जीत जाते हैं, और जीतने के साथ ही ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस दो अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। क्योंकि खुद ही सोचिए कि एक ही पार्टी से दो अलग अलग जो हैं नेता बेसिकली चुने जाएंगे, किसके लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। और कांग्रेस पार्टी के भीतर के कुछ लोग नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग VV गिरी को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि VV गिरी जीत जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नेता होती है इंदिरा गांधी, वो उन लोगों को बोलती हैं कि भाई आप अपने मन से वोट करिए, किसको आपको वोट करना है। आप तो नीलम को भी कर सकते हैं, या जो VV गिरी है उनको भी आप कर सकते हैं। हालांकि VV गिरी जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि कौन जीता था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कांग्रेस सिंडिकेट। देखिए जो कांग्रेस सिंडिकेट आपका है वो एक ऐसे ग्रुप को रेफर कर रहा है जो कि कांग्रेस के भीतर ही पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो लीडर्स थे बेसिकली, जो कि ज़्यादा बड़े स्तर पर डिसीजन वगैरह जो लेते थे वही लेते थे, तो उन्हीं को ही कांग्रेस सिंडिकेट कहा गया। बेसिकली जो भी पावरफुल लीडर्स थे किसके, कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन्हीं का जो गुट था उसी को क्या बोला गया, सिंडिकेट कहा गया था। और ये जो सिंडिकेट है ना, इन्होंने ही ये कांग्रेस का जो यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी है उसको सपोर्ट करा था। ओके, तो ये थे आपका सिंडिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मेंशन द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन ऑफ 1977। तो यहाँ पर 1970 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरे तरीके से हारी थी भाई, और हारने का सबसे मेन जो रीजन था वो ये था कि इस टाइम इन्होंने आपातकाल लगाया था। 75 से 77 में क्या लगा था आपका, आपातकाल लगा था। और इस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने बहुत सारी ऐसी नीतियां लाई थी जो कि आपका एंटी डेमोक्रेटिक थी, बेसिकली लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करती थी। बहुत सारे लोगों को जेल वगैरह में डाला गया था, अखबार पर रोक लगा दी गई थी।
तो ये सब जो चीज़ें हुई थी इसी का लोगों ने बदला लिया और 77 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पहली बार हरा दिया और पहली बार यहाँ पर नॉन कांग्रेस की सरकार बनी जिसको जनता पार्टी की सरकार कहते हैं। और मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के पहले नॉन कांग्रेस क्या बने, प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु लीड द रेलवे स्ट्राइक इन द 1974, व्हाट वाज इट्स मेन डिमांड। तो रेलवे स्ट्राइक 1974 जो आपका हुआ था वो जॉर्ज फर्नांडिस जो बहुत ही कद्दावर नेता थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। सबसे मेन जो डिमांड थी वो यही थी कि जो भी रेलवे के कर्मचारी हैं उनको बढ़िया वेजेस दिया जाए, बोनस दिया जाए, उनकी जो भी सर्विस कंडीशन है उसको मतलब वही काम करने का जो समय होता है समय सीमा इसमें थोड़ा सुधार वगैरह किया जाए, उनकी वेतन में वृद्धि करी जाए, बोनस वगैरह उनको मिले, इन सब चीज़ों को लेकर किया गया था। हालांकि रेलवे हड़ताल ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, 20-24 दिनों तक चलती है। बाद में इसको सरकार इसको कह देती है कि भाई ये गलत चीज़ हो रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं बेसिकली। तो रेलवे स्ट्राइक भी उतनी पावरफुल नहीं होती लेकिन आंदोलन चलता है, ठीक है, लेकिन फिर वापस इसको हटा दिया जाता है। बट ये ध्यान रखें कि 1974 में जो रेलवे स्ट्राइक चली थी वो जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा लीड करी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ विच टू स्टेट स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द राइजिंग फूड प्राइस इन 1974। तो 1974 के समय में ही क्या हुआ था, भारत के दो अलग अलग राज्य, एक तो जनवरी और एक मार्च में, एक तो जनवरी 1974 और एक आपका मार्च 1974 में छात्र आंदोलन चले थे। और एक आपका चला था बिहार में और एक चला था आपका गुजरात में। और आपको जान करके हैरानी होगी कि लालू यादव का आपने नाम सुना होगा और नीतीश कुमार का नाम सुना होगा। तो ये जो दोनों के दोनों जो थे वो छात्र नेता थे उस टाइम 1974 के समय में, और इन्होंने ही यहाँ पर जो आंदोलन किया था वो स्टार्ट किया था छात्र आंदोलन, जो कि किस चीज़ पे हुआ था, वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया था, खाने पीने की चीज़ों की कमी आ गई थी, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और उस टाइम के वो जो दो छात्र थे आज के समय पर भारत की राजनीति में क्या ही कमाल कर रखा उन लोगों ने। खैर, तो ये था गुजरात और बिहार, उसके दो ऐसे राज्य थे जहाँ पर छात्र आंदोलन हुआ था। खैर अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द मैगजीन लाइक सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी इन 1975। तो सेमिनार और मेन स्ट्रीम जो आपका मैगजीन है इन लोगों ने सोचा कि भाई हम अपना काम बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगी। तो इसका कारण पूछा गया, तो कारण बस यही था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इमरजेंसी लगाई थी तो सभी के सभी जो अखबार वगैरह थे, मैगजीन थी, उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी कि भाई आपको कुछ भी अगर छापना है तो हमसे पूछना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, मैगजीन अखबार को अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको जो छापना है हमसे पूछो तो फिर उसका क्या ही महत्व रह गया है ना। और इसीलिए इन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए अपनी दोनों ही जो मैगजीन आप देख रहे हैं, सेमिनार और मेन स्ट्रीम, इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो भी प्रकाशन था उसको बंद कर दिया था। इसी को सेंसरशिप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेम द 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि भारत के सबसे उत्तरी राज्य के 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र कौन से हैं। तो अगर आप सबसे उत्तरी राज्य देखेंगे, सबसे उत्तरी पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला राज्य, जो कि आज के टाइम पर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख आपका जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा हिसाब देखते हैं, पहले जब ये राज्य था तो ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। ओके, तो 3 इसके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं, ये जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जस्टिफाइड दैट रीजनलिज्म इज नॉट एज डेंजरस एज कम्युनलिज्म। तो हमें बताना है कि जो रीजनलिज्म है वो कम्युनलिज्म से बेहतर है। तो देखिए, रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि जब भी जो वहाँ के लोग हैं अगर अपने किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के समस्याओं को समाधान मांग रहे हैं, थोड़ी सी वो पावर मांग रहे हैं, स्वायत्ता मांग रहे हैं, बेसिकली ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, तो वो रीजनलिज्म होता है। लेकिन सांप्रदायिकता क्या होती है, यानी कम्युनलिज्म क्या होता है कि जब लोग जो हैं वो धर्म के आधार पर बढ़ जाए और उनके बीच में वायलेंस वगैरह होने लग जाए, यानी कि खतरा है, नॉर्मल सी बात है, दंगे वगैरह होंगे। तो दोनों में अगर आप देखेंगे भाई, तो क्षेत्रीयता क्या है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें थोड़ी बहुत पावर दे दो, ठीक है, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का विकास कर दो। तो इसमें क्या कोई दंगे हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। लेकिन सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज है जिसमें धर्म के आधार पर जो लोग हैं उनका विभाजन हो जाता है, लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, है ना। और इसीलिए इस चीज को रोकने को इस चीज को रोकना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि रीजनलिज्म इज नॉट एज डेंजरस एज कम्युनलिज्म। ओके, तो ये हमने कर दिया इसको जस्टिफाई। चलिए अगला क्वेश्चन, Why were the 7 small state created in North East India? तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे जो कि बहुत छोटा सा क्षेत्र है, उस छोटे से क्षेत्र में क्या है कि 7 अलग अलग राज्य बनाए गए। और इसका सबसे मेन कारण क्या है, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण क्या है कि ये भाई हमारे साथ पूरे तरीके से जुड़ा नहीं है, बहुत ही पतली सी एक लाइन सी जा रही है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे ना तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, उसके बीच में अगर आप देखेंगे एकदम सिक्किम के ठीक नीचे और वेस्ट बंगाल के ठीक ऊपरी वाले हिस्से में, तो आपको समझ आएगा कि एक छोटी सी पतली सी लाइन है भूमि की जो हमें नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। तो
एक तो ये रीज़न है, दूसरा क्या है कि यहाँ की जो सामाजिक संरचना है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और तीसरा कारण क्या है भाई कि यहाँ पर विकास जो है वो उतने अच्छे तरीके से होता नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं बेसिकली, और असम से बहुत सारे राज्य थे वो निकले थे। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ये चैप्टर मैंने काफ़ी डीपली तरीके से पढ़ा रखा है तो आप वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन रीजन वाई नॉर्थ इज क्रिएटेड इन 7 स्मॉल स्टेट्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टूडेंट ग्रुप लीड द एंटी फॉरेन मूवमेंट इन असम। देखिए असम में क्या होता है, एंटी फॉरेन मूवमेंट चला था। यहाँ पर हुआ क्या था कि असम में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आ गए थे और वो आकर के यहाँ के संसाधनों को ले रहे थे, बेसिकली यहाँ के रोजगार को ले रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली क्या होता है कि जब बाहर के लोग आते हैं तो नॉर्मल वहाँ के जो लोग हैं ना उनको नहीं मिलती हैं चीज़ें, है ना, और इसी को लेकर के एंटी फॉरेन मूवमेंट चलाया गया था असम के स्टूडेंट यूनियन द्वारा। तो उसको बोलता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू। बाद में ये राजनीतिक रूप में ये आ गया और इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्वाइन हो गया। तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था जिसने एंटी फॉरेन मूवमेंट चलाया था, कहां पर, असम में। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द मंडल कमीशन, स्टेट एनी वन रिकमेंडेशन मेड बाय हिम। और अगला है, हाईलाइट एनी 2 रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। देखिए जो मंडल कमीशन आपका है इसके जो चेयरपर्सन थे वो बीपी मंडल थे। बीपी मंडल का पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और इन्होंने ही अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी की वकालत करी थी। और इन्होंने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं इसमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि मिला, और बाद में बहुत बड़े स्तर पर दंगे वगैरह भी हुए थे। और इस टाइम जो प्रधानमंत्री जिन्होंने इसको लागू किया भाई, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के लागू किया, क्योंकि जब दंगे हुए थे तो आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का एक छात्र नेता था, उसने अपने आप तक को आग तक लगा ली थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पर जाति के आधार पर यहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा था। खैर, तो इन्होंने पहली वकालत तो यही करी थी 27% आरक्षण देना चाहिए ओबीसी को, किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में। और दूसरी वकालत करी थी भाई कि ओबीसी जो क्लास है अदर बैकवर्ड कास्ट जॉब की है, इसके लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलने चाहिए जो कि फंडेड होंगे किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यही था आपका मंडल कमीशन की सिफारिशें, और चेयरपर्सन कौन थे आपके भाई, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, नेम द 2 अलायंस फ्रंट दैट फॉर्म द गवर्नमेंट एट दी सेंटर इन द 1989 एंड 1996 रिस्पेक्टिवली। तो 2 हमें अलायंस बताने हैं। 1989 में जो सरकार बनी थी भाई, नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी, और ये सरकार भी लंबे समय तक नहीं चलती है। 84 से 89 तक तो जो सरकार चली थी राजीव गांधी की सरकार चली थी, और 89 में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, ठीक है, कम सीटें मिली थी। और यहाँ पर जो सरकार बनाएगी 1989 में नेशनल फ्रंट की बनाएगी। 2 सालों तक यहाँ पर अलग अलग प्रधानमंत्री बने, और 1991 में 1991 में क्या था कि राजीव गांधी की तो हत्या हो गई, है ना। तो 1991 से 96 तक किसी पीवी नरसिम्हा राव को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया, और 96 के बाद फिर से कांग्रेस को यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार बनी थी वो यूनाइटेड फ्रंट की बनी थी, और ये भी सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। 96-97 में 2-3 प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, एक कुछ समय के लिए बनते हैं। 89 में भी कुछ समय के लिए बने, 96 में भी कुछ समय के लिए बने। तो यहाँ पर जो 2 अलायंस थे आपके 89 और 96 वाले, 89 वाला नेशनल फ्रंट था और 96 वाला यूनाइटेड फ्रंट था। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर डिड द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर बिगिन इन इंडिया। तो भाई कोलिशन गवर्नमेंट बेसिकली स्टार्ट कब से होता है, बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो 1989 से ऐसा माना जाता है कि गठबंधन सरकारों का जो युग था वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि 89 के बाद ही क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ, पहली सरकार कब बनी थी नेशनल फ्रंट की 1989 में, और अगली कब बनी 96 में। तो और इसके बाद से ऐसा हुआ कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर गठबंधन सरकारों का उदय होना स्टार्ट हो गया। खैर, अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 इंसिडेंट ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी दैट आर अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। 2 माइनॉरिटीज़ को लेकर के जो वायलेंस हुए आज तक भारत की राजनीति में, भारतीय इतिहास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयावह थे, नहीं होने चाहिए थे। तो एक तो हुआ था भाई 1984 में एंटी सिख रॉयड जब का 84 में हुआ था। कारण इसका ये था कि जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे वो सिख थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, और उसका रीज़न भाई वही था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो कमेंट लिखिए, मैं आपको इस चैप्टर को काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने समझाया, तो आप वहाँ से देख के समझ जाना। तो एंटी सिख रॉयड आपका था जो कि भयावह था, और दूसरा 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, एंटी मुस्लिम रॉयड्स, गुजरात दंगे बेसिकली हुए थे। तो ये 2 ऐसे थे जो कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है उनको लेकर के एक तरीके से यहाँ पर दंगे हुए थे, जो कि हमारी राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। In which year did the Congress Party win 415 लोकसभा सीट्स? Who became the Prime Minister at that time? तो देखिए भाई 1984 में क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उसके बाद थोड़ा सा देश सहम सा गया था कांग्रेस पार्टी को लेकर के, थोड़ा सा अलग जगह भी बन गई थी बेसिकली। और 1984 के जो चुनाव हुए वहाँ पर 415 सीटें, जो कि आज तक का हाईएस्ट है। जो पार्टियाँ कहती हैं ना अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वो आज तक नहीं ला पाई हैं, और वो एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो 415 सीटें लेकर गई थी भाई 1984 में,
ठीक है। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री बने थे वो राजीव गांधी बने थे। उन्होंने पूरा अपना 5 टर्म का जो टर्म था वो पूरा का पूरा किया था 415 सीटों के साथ। तो यही पार्टी थी वो, और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन बने भाई? राजीव गांधी। खैर, तो ये हो गए हमारे सवाल सारे के सारे, और मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के दोनों आपको बुक के करा दिए हैं, एमसीक्यू मैंने आपको दोनों करा दिए हैं। और अब बारी है भाई लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि मैं पहले फर्स्ट बुक कवर करूंगा, देन सेकंड बुक कवर करूंगा, और उसके बाद भाई मैप्स वगैरह भी हम देखेंगे। तो आप अगर हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी आपके मन में आए, जो भी आपके दिल में आए, आप लिख सकते हैं। और चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके वो समझाने वाला हूँ। ओके, बाय।